मुखिया जी के पास कौन सा ऐसी जादुई छड़ी मिल जाती है कि जीतने के 6 महीना या 1 साल बाद जो मुखिया जी मोटरसाइकिल से चलता है वो मुखिया जी 4 व्हीलर पे आ जाते हैं। किसने कह दिया आपको? नहीं कहा किसी ने नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा पब्लिक लोग यहाँ पर है जी। 2006 में जब मैं मुखिया नहीं था मेरे पास स्कॉर्पियो। देखिए मैं इस चीज का जिक्र इसलिए किया कि आप भ्रष्टाचार के बारे में क्लियर मैं बता रहा हूँ। मुखिया जी जब चुनाव के समय जब चुनाव होता है तो 10 लाख 15 लाख 50 लाख तक खर्च कर देते हैं। क्यों? उसका वो नेता नहीं होगा, उसका सोच बिजनेस करना होगा। उसको क्या पता, जब बनता होगा तब पता चला होगा। अभी बहुत सारा मुखिया है, बहुत जमीन बेचा है, जमीन बेच के मुखिया अभी मेंटेन कर रहा है पब्लिकों का। आप जरा ये बताइए कि मुखिया जी का सैलरी कितना होता है? कुछ नहीं, सैलरी उसको सैलरी है ही नहीं, मानदेय है। सरकार के द्वारा कितना है? मानदेय है, सरकार के द्वारा सैलरी है ही नहीं, मुखिया का सैलरी है ही नहीं। मानदेय है 2500 5000 मानदेय है। 5000 अगर माना जाए तो 3 लाख होता है पूरा 5 साल का। जो कि हाट की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? उसको फर्स्ट किस्त 40,000 रुपये मिल रहा है, अगर आप उससे 20,000 रुपये कोई दलाल ले लेता है, लूट लेता है, तो बेचारा ईटा कहाँ से लाएगा, मेटेरियल कहाँ से लाएगा? जितना भी डीलर है जी। एक भी डीलर ये नहीं कह सकता कि कभी मेरे यहाँ से मुखिया जी 1 किलो चावल भी कभी घुस के माला में या कोई अपना आदमी को कहा होगा कि इसको दे दो। मैंने साफ क्लियर कर दिया है कि जिसका जो हक है आप दीजिए। अगर आपके खिलाफ कंप्लेन आया तो हम सुनेंगे नहीं आपका, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवाजिश है और आप जेनवन खबर देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में हम जोकीहाट में हैं और हमारे साथ जोकीहाट की चीरो पंचायत के वर्तमान मुखिया शाहिद जी है। इनसे जानते हैं कि जोकीहाट की राजनीति को ये किस तरह से देखते हैं और इनके कार्यकाल को लेकर के भी बात करेंगे। चलिए सीधे इनसे बात करते हैं। टाइम देने के लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। जी आपका भी शुक्रिया जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं हमारी बात जानने के लिए, हमारे क्षेत्र की समस्या जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे सीधे तौर पे ये जानेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर तमाम तरह की जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। खासतौर से आपसे ये जानेंगे कि जोकीहाट की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जोकीहाट हमेशा से राजनीति का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है और हम तो यही कहेंगे कि एक तरह से राजनीति का अररिया डिस्ट्रिक्ट में मतलब समझिए ना, स्टार्ट कहिए जो भी कहिए, जोकीहाट से बड़ा राजनीति का ये हुआ है। यहाँ यूँ कहा जाए तो जोकीहाट जो है राजनीति का राजधानी माना जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। और अब अभी चुनाव बहुत करीब है, पब्लिक के पास अभी समय है, मंथन कर रहे हैं सब जी। और बेहतर होगा जो भी होगा। तो अगर आप दूसरे विधानसभा को देखते हैं उसके बाद जब जोकीहाट को देखते हैं तो आप क्या फर्क कर पाते हैं? क्या विकास हुआ है जोकीहाट में? विकास हुआ है, जोकीहाट ही नहीं, जोकीहाट के लीडर हमारे श्री तस्लीमुद्दीन साहब जी, उन्होंने जोकीहाट का ही नहीं बल्कि पूरे जिला का, बल्कि पूरे सीमांचल का विकास किया है। और जोकीहाट का विकास कैसे नहीं हुआ? जोकीहाट का बहुत विकास हुआ। अब लोगों को किस तरह का विकास चाहिए ये तो नहीं पता, लेकिन जिसे रोड बनना था और चीज़ बनना था, जितनी पुल जितनी कलवर्ट हम समझ रहे हैं कि जोकीहाट विधानसभा में बना है उतना पूरा अररिया जिला में किसी विधानसभा में नहीं बना है। देखिए जोकीहाट अगर देखा जाए तो जोकीहाट यहाँ से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जो जिला मुख्यालय है जोकीहाट से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन जिला मुख्यालय पे जो भी इंटर कॉलेज हो या किसी भी अच्छे तरह जो बेहतर शिक्षा के लिए कोई एजुकेशन हब नहीं है। अररिया जिला के दूसरे जो प्रखंड है माना जाए तो वो फॉरेस्टगंज है। तमाम की तमाम जो अच्छे से अच्छे स्कूल जो है वो वहाँ पे है, लेकिन ज़िला मुख्यालय होने के बावजूद भी अररिया में इस तरह की नहीं है। और जोकीहाट में देखा जाए तो एक भी कोई इंटर का ऐसा स्कूल नहीं है जो बेहतर शिक्षा प्रदान हो सरकारी। जी बिल्कुल एकदम सही कहा आपने कि अररिया में इस चीज़ की कमी है। एक बढ़िया स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल की यहाँ आवश्यकता है और शिक्षा को लेकर भी यहाँ बहुत कमी है अररिया डिस्ट्रिक्ट में। ये भी ज़रूरी है कि एक अच्छा शिक्षा संस्थान खुल सके यहाँ पर, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको लेके आप जोकीहाट को दोष नहीं दे सकते हैं। हमेशा से अररिया ज़िला में बहुत दिनों से बीजेपी का सत्ता रहा है
और बोलते हैं कि लोग मोदी जी ने बहुत विकास किया है, लगातार बीजेपी का सांसद बनता आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये सब चीज़ों को देखा नहीं गया है। तो हम कहते हैं कि बीजेपी सरकार की कमी है जो अररिया पर उसका निगाह नहीं है। देखिए, आपसे ये भी जानेंगे कि आप जोकीहाट के जो अभी देखा जाए तो पिछले चुनाव 2020 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसमें दोनों भाई थे, दो भाई थे और कुछ भी अन्य पार्टी के लोग भी थे। तो इस बार भी उस तरह का देखने को मिल रहा है। जिस पार्टी में शाहनवाज आलम थे उस वक्त, इस बार उसके विपक्ष बन गए हैं। तो क्या लगता है, एक तो अभी भी एमआईएम है चुनाव मैदान में, एमआईएम के जो अलग अलग जो कैंडिडेट है वो दावेदारी पेश किए हैं, और राजद से खुद वर्तमान विधायक शाहनवाज आलम और उनके बड़े भाई सरफराज आलम जी है। तो जोकीहाट के लिए एक बेहतर कौन आपके हिसाब से? देखिए, जोकीहाट के लिए बेहतर कौन है ये तो आपको समय बता देगा, और लोग अभी मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बात सिर्फ जोकीहाट के विकास की नहीं है, बात पूरे बिहार के विकास की होनी चाहिए। और क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं, जो दूसरे स्टेट में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो चीज़ है, वो मेन मुद्दा है। आज यूपी में देख लिए किस तरह से भेदभाव का राजनीतिक हो रहा है, किस तरह से आदमी को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और मुझे चुनाव करना है, हम सबको चुनाव करना चाहिए। हमारे राजधानी में पटना में सरकार किसकी बनती है और बिहार को कौन अच्छे रूप से चला सकता है, हमको उसके लिए चुनाव करना है। हम तो यही सभी जनता से कहेंगे कि आप विपक्ष मजबूत, अगर आज एग्जाम्पल कीजिए, बहुत सारे लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि राहुल जी हैं क्या किए और तेजस्वी जी हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे। हम तो ये कहते हैं अगर आज विपक्ष तगड़ा नहीं होता तो आज यूपी का हाल बिहार में हो जाता। आज यूपी में क्यों लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? मुस्लिम तो किया ही जा रहा है, छोटे जाति को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ पर जो आपको SC ST OBC में हिंदू आते हैं उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। आज चंद्रशेखर वहाँ से सांसद बने हैं, आप उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया है ये यूपी के लोगों से पूछिए। जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से भेदभाव का राजनीतिक शुरू कर दिया है, लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार चेंज हो, उसके लिए चुनाव करें, और उनका जवाब कौन दे सकता है हम उनके साथ जाएंगे। हम लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि आप फ्यूचर को देखिए, भविष्य को देखिए। बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा होता है कि वो सेल्फ बेनिफिट देखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सांसद हो, वो उसी चीज़ को ज़मीन तक उतारेगा जो सरकार ने योजना दिया है। अब बहुत लोगों को उम्मीद बहुत सारी चीज़ों की होती है जो सरकार नहीं दे रही है, तो कब देगी? जब सरकार को बदलेंगे आप, जब सरकार, अभी मान लीजिए मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बोला है, आज हम मुखिया हैं और बहुत लोगों को एक मुखिया से आस होती है। अब किसी के बेटी के घर शादी हुआ तो वो गरीब है, वो उनको एक आस है कि हम मुखिया जी के पास जाएंगे, हमको हेल्प मिलाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया है, उसके लिए क्या व्यवस्था कर दिया है? मुखिया के पास कोई इंतजाम नहीं किया है। तो उनके लिए इंतजाम चाहिए। अगर मान लीजिए आज किसी गरीब की बेटी की शादी होती है, आप कन्यादान दे रहे हैं, 5,000 रुपया राशि दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे, इससे क्या किसी का बेटी का शादी होता है? सरकार को चाहिए कि गरीब के, आप जैसे कि आज मान लीजिए एक आवास दे रहे हैं आप, या किसी भी चीज़ को ला रहे हैं, तो उसी तरह से एक गरीब की बेटी की शादी के लिए भी ऐसा एक फंड हो पंचायत में कि अगर जो मॉनिटरिंग करे, पंचायत ग्राम सभा बैठे देखे कि इसके पास बेटी का शादी के लिए व्यवस्था नहीं है, कम से कम 50,000 रुपया राशि हो ताकि उसकी बेटी का शादी हो जाए। ये फंड पंचायत में होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर जान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाती है, ऐसे में लोगों को एक उम्मीद हो जाती है कि मुखिया जी के पास जाएंगे हमको मदद मिल जाएगी। सरकार ने क्या व्यवस्था किया वैसे लोगों के लिए? आप सरकार कहती है कि ठीक है, हम कोई दुर्घटना होती है तो हम उसको देखें, जब मर जाता है तब आप उसको देते हैं। जो मरने के कगार पे होता है, जिन लोगों को इलाज के लिए पैसा की जरूरत होती है, उसके लिए क्या व्यवस्था सरकार ने किया है? इस चीज़ की आवश्यकता है। सरकार इसलिए हम बदलना चाह रहे हैं कि ताकि ये सब चीज़, अगर कल आज पंचायत में अगर एक फंड सरकार अलग तरह से दे दे कि अगर किसी की दुर्घटना होती है तो उस समय में तुरंत में करेंट में अगर मुखिया उसको लाभ दे दे, उसका इलाज करा दे, तो ये विकास है। ये हम चाहते हैं कि सरकार बदले और
सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ आने वाला समय में जो व्यक्तिगत जो डायरेक्ट लाभ लोगों को मिल सके, जिससे लोग परेशान होता है, वैसा कुछ फंड वगैरह योजना लागू हो। देखिए, आप सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। अगर सीधे तौर पे जोकीहाट को देखा जाए, जो वर्तमान विधायक रहे अभी जो हैं, तो वो सरकार जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और क्या कहते हैं शहनवाज आलम जी बिहार सरकार में जो बिहार के आपदा मंत्री भी बने और 17 महीने रहा। लोगों का आरोप है कि 17 महीने आपदा मंत्री रहे, लेकिन जब ये आपदा मंत्री नहीं था उससे पहले लोगों को आपदा मिला। जब ये आपदा मंत्री बने तो लोगों को आपदा भी नहीं मिला। तो सीधे तौर पे ये कहने का मेरा मकसद है कि क्या लोगों को 17 महीना उनके आपदा मंत्री रहने के बावजूद लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, जो कि हार के लोगों को, जिस क्षेत्र से वो आते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप एक चीज़ बताइए, आपदा किसको मिलता, आपदा क्या होती है, आपको पता है? आपदा का मतलब ये हो गया जैसे किसी परिवार का एक साथ लोग, अभी मैं उसी बारे में बात कर रहा था। आपदा का मतलब ये हो गया कहीं दुर्घटना हो के कोई 5-6 आदमी का डेथ हो गया जी। एक साथ। आपदा का मतलब हो गया कि किसी का घर धंस गया। आपदा का मतलब हो गया कि ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि अभी हम मुखिया बने हैं जी, ठीक है ना। अब हमसे पहले 2017 में हम मुखिया नहीं थे, उस टाइम में बाढ़ आई। कैसा भीषण बाढ़ था, लोग त्रास था कितने के दिन। मैं खुद अपने, मैं तो मुखिया नहीं था, लेकिन लोगों के लिए खाना बना के नाव पे जा के घर तक लोगों का पहुंचाता था जी। तो वो आपदा था। और आज हमको लोग बोले कि शायद मुखिया बना था, आपदा मिला ही नहीं। अरे आपदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर उस स्थिति में आज मान लीजिए जिला को घोषित कौन करता है? आपको पता है, मेमोरेंडम लेकर डीएम साहब के पास हम गए थे, पूरे जोकी ब्लॉक का 26 मुखिया के साथ हम डीएम साहब से मिले थे, मिल के उसके पास बात रखे थे। यही बात मैंने डीएम साहब से कहा था। डीएम साहब का कहना है कि ये हम लोग नहीं कर सकते, ये आपदा, ये सर्वे होती है, सर्वे से पता चलता है कि कहाँ क्या क्षति है, कहाँ क्या नुकसान है, ये हम लोगों के हाथ की बात नहीं है। तो हम लोग तो प्रयास किए, हम सब प्रयास करते हैं। अब जहाँ आपदा होने का होगा वहाँ तो आपदा मिलेगा ही। अब अगर कोई जोकीहाट विधानसभा पर आरोप लगा रहा है कि आपदा नहीं मिला, तो अररिया जिला में कितना ब्लॉक का आपदा मिला है बतावे वो? क्या सब विधानसभा में आपदा मिला है? नहीं मिला है। मैं खुद डीएम से बात किया हूँ। तो अच्छा, जोकीहाट का कुछ समस्या आपको नज़र आ रहा, कोई समस्या है या नहीं? बहुत सारे समस्या है। क्या है? जोकीहाट में बहुत सारा समस्या है। आप देख लीजिए, बाढ़ को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए, उसका व्यवस्था करना चाहिए। अभी बहुत जैसे अभी यहाँ कटान हो रही है, जगह जगह कटान होने वाला है, रोड क्षतिग्रस्त होता है। यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार करती है, लेकिन कब? आपको मैं बताऊँ, मैंने विभाग को, मंत्री जी विधायक जी तो खैर अपने जगह है, मैं खुद मुखिया होके मैंने विभाग को, इंजीनियर को, प्रोग्राम ऑफिसर को, सबको बुला के, जैसे आप देख लीजिए उदा में कटान होने जा रहा है, एक नहीं 2 बार सबको बुला कर मैंने दिखाया। हमारे 8 वार्ड में कटान होता है, वहाँ ले आकर दिखाया सबको। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं होगा, अभी कहाँ किसी का घर कट रहा है। तो ये कंसेप्ट बदलना ज़रूरी है। प्रशासन ये करती है, जब दुर्घटना हो जाता है, जब कट जाता है, तब उसका इंतजाम सरकार करती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो होने वाला घटना है, जो होने वाला समस्या है, उसका व्यवस्था पहले किया जाए ना। तो ये सब चीज़ नहीं हो रहा है इस सरकार में। अब सीधे आप पे आते हैं कि अब आने वाला 2026 में पंचायत चुनाव होनी है, लेकिन आप चिरो पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं। जितना भी का 4 से 4.5 साल जो हुआ आपका, 4 साल ही मानिए, तो 4 साल के अंदर क्या कुछ किए? जनता भी आपसे हिसाब मांग दे दीजिए। बिल्कुल, जनता को हिसाब देंगे। जनता का पूरा अधिकार है हमसे हिसाब मांगने का जी। अब सिस्टम सीधा ऑनलाइन है, सब जनता देख रहा है कि क्या फंड आ रहा है। अब वही मैं बात बोलना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त में जब हम लोग मुखिया बन के आए हैं, पहले के मुताबिक सारा योजना को ख़त्म कर दिया गया। मतलब ख़त्म का मतलब ये कहिए कि 50% से भी कम कर दिया गया। विकास होगा कहाँ से? सरकार तो पूरा न्यूज़ में, टीवी चैनल में यहाँ वहाँ दिखा रही है कि देश बहुत उन्नति कर रहा है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है? अब एक चीज़ जानिए कि पिछले बार 7 निश्चय योजना दिया गया था, है ना, करोड़ों रुपये का फंड दिया गया था पंचायत में, कहाँ गया वो 7 निश्चय? सब खत्म हो गया। अभी अब सरकार अपने ऊपर से थोप देती है। अभी एक एक स्ट्रीट लाइट
25-25 हज़ार रुपये का सरकार ने लगवा दिया, अपने मन से लगा दिया। योजना पंचायत में हम लोग होते हैं, ग्राम सभा हम लोग करते हैं, दर्द हम लोगों को पता है कि किसकी क्या समस्या है, ये समस्या कैसे दूर होगा। सरकार ऊपर से योजना लागू करती है, वहाँ से लगा थोप देता है। जिस चीज़ की आवश्यकता है पंचायत में वो चीज़ नहीं हो रहा है। पंचायत को भी एक तरह से निहत्था करता जा रहा है सरकार, सारा जो उसका अधिकार है क्षेत्र का उसको छीनता जा रहा है। विकास के लिए क्या होगा, हाँ विकास किए हैं, जो सरकार ने दिया है, सरकार गाइडलाइन करती है। आप देख लीजिए, सरकार वहाँ से पैसा भेज देगा, 20 लाख रुपया भेज दिए इस खाते में, अब वो वहीं से कहेगी 5 लाख टका इसमें खर्च कीजिए, 5 लाख उसमें खर्च कीजिए, 5 लाख उसमें खर्च कीजिए। सपोज कीजिए कोई ऐसा योजना है जो हमारे गरीब के कल्याण के लिए, हमारे पंचायत के विकास के लिए हमको वहाँ 20 लाख रुपया खर्च लगती है, हमको उस योजना को करना तो हम नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह का विकास हो पाएगा? विकास तो यहाँ के लोगों को चाहिए ना, यहाँ के लोगों की आवश्यकता क्या है, पंचायत से जुड़े गरीब लोगों की या समस्या क्या है, वो विकास है। आप ऊपर से योजना ला कर थोप देते हैं, 15 लाख 20 लाख 25 लाख एक योजना में 1 साल में दे देते हैं, फंड में बोलते हैं कि आप बनाइए, क्या होगा उससे? बस वही है, रोड बनाए हैं, गली बनाए हैं, कचरा कूड़ा का वो बनाए हैं, आवास दे रहे हैं, यही है। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसा नहीं दिया जा रहा कि जिससे विकास हो। देखिए, आप आवास की बात किए तो पिछले बार जब हमने आपका इंटरव्यू किया था उसमें आपने कहा था कि इंदिरा आवास में जो 10,000 रुपये प्रत्येक किस्त में मेंबर के द्वारा लिया जाता है, हाँ, वो नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल। क्या ऐसा हो रहा है? एकदम ऐसा हो रहा है। आज हमारे यहाँ आवास आया है जी, अभी भी कल परसों पेमेंट घुसा है। आप सीधा मेरे गांव में घुस जाइए, हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, आप उनसे जाकर बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त इंदिरा आवास करने जा रहे हैं हम, बिल्कुल आप बात कर लीजिए। मैं तो अभी आपको बोलिए लिस्ट देता हूँ या नाम पिछले बार जब 20-20 हज़ार रुपया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। पिछले बार इंदिरा आवास मिला था लोगों को, पता है क्या हो रहा था? 50%। अगर 40,000 लोगों को मिल रहा है तो 50% पहले उसका ले लिया जाता था। नियंत्रण में पंचायत नहीं था, 20-25 10-15 दलाल था पंचायत में लोगों को लूटने के लिए। वो लोग क्या करते थे, फाइल ले के ब्लॉक में दिया और वहाँ से 20-20 हज़ार रुपये लेकर इंदिरा आवास करते थे। और नतीजा ये हुआ कि अगर पिछले सीजन में अगर 800 इंदिरा आवास दिया गया तो 100 मकान नहीं बना, 100 लोगों का घर नहीं बना। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी इससे जब मैं मुखिया बना हूँ तो 97 इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास मिला। आप सर्वे कर लीजिए, मैं आपको लिस्ट दूंगा। 97 में 96 घर बना है। अच्छा, क्यों बना? क्योंकि उसको लूटने नहीं दिए। 96 घर बना है, एक घर नहीं बना वो ज़मीनी विवाद में। फिर अभी आवास मिला है अभी 130 लोगों को आवास मिला है। आप सर्वे कीजिएगा, सब लोग मकान बनाएंगे। क्योंकि अगर उसको फर्स्ट किस्त 40,000 रुपये मिल रहा है, अगर आप उससे 20,000 रुपये कोई दलाल ले लेता है, लूट लेता है, तो बेचारा ईटा कहाँ से लाएगा, मटेरियल कहाँ से लाएगा? नहीं ला सकता ना। तो वो सब चीज़ पर पूरा नियंत्रण हम लगाए हुए हैं। हमारा पूरा कैंपिंग उसको लेकर चल रहा है। अभी भी हम क्षेत्र में उसी को लेकर थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। अगर कोई दलाल पैसा मांग रहा है तो नहीं देना, कोई ज़्यादा आपको ठगने के लिए आ रहा है तो नहीं देना। देखिए, अगर इससे पहले जब आप मुखिया थे इसी पंचायत के, तो उस समय आपको सम्मानित भी किया गया था, लेकिन इस बार क्या चूक हो रही है? ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, क्या आप बताएंगे? बिल्कुल चूक हो रही है। उस समय में वर्क को लेके, काम को लेकर सम्मानित किया गया था। जी, अभी काम नहीं है। आप देख लीजिए, मार्च में, ये अप्रैल मई है, पिछले 2024 मार्च में मैंने काम किया मनरेगा में, आज तक उसका पेमेंट नहीं आया। आप मुझे बताएं कि एक मुखिया, कोई करोड़पति आज भी तो मुखिया नहीं बनता ना, मुखिया जन सेवक बनता है। वो तो लिखा बने, गरीब लोग भी मुखिया बनता है। आप सरकार का सिस्टम को समझिए, कितना गलत सिस्टम बना दिया। अच्छा बताइए, ठेकेदार कौन बनता है? जिसके पास पूंजी होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो ठेकेदार बनता है। नेता कौन बनता है? लोग गरीब लोगों को भी नेता चुन लेता है, जानता है कि ये आदमी अच्छा है, ये लोग राजनीति करने वाला है और ये सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर है, ये हमारा भला करेगा, उसको नेता चुन लेता है। अब सरकार का देखिए, नीति देखिए, ठेकेदार को काम करते समय में आप उसको एडवांस दे रहे हैं, 25% काम किया, 25% का पैसा आप उसको दे रहे हैं। वो मुखिया जो गरीब घर से चुन के आया है, जो समाज से एक टूटा हुआ लोग को जो बनाया है विकास के लिए, वो चुन के आया है, उसका आप क्या करते हैं? 2-2 साल भर आप पेमेंट नहीं करते हैं। क्यों? आज मान के चलिए कि अगर हम
10 लाख रुपए हम अगर किसी से लेकर लगा दिए हैं, कर्ज लेकर लगा दिए, आप सोचिए अगर 10 लाख रुपए एक साल पहले हम लगाए हैं तो आज एक साल में बताइए उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। वो जब पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, घाटे में जाएंगे। तो बर्बाद हो रहा है, पूरी तरह से सिस्टम को बर्बाद कर रहा है सरकार। हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे, और अभी भी प्रशासन से कहना चाहेंगे, आप ठेकेदार को एडवांस देते हो और आप मुखिया को कहते हो कि पूरा काम कर लो, उसके बाद भी पूरा काम करने के बाद भी साल साल भर पैसा नहीं मिलता है। क्या यही विकास होगा देश का? इस तरह से विकास होगा? तो पिछले चुनाव में बेसिकली आपका मुद्दा था कि भ्रष्टाचार जो पंचायत में हो रहा है उसे हाँ, दूर करना है। हाँ। और जो डीलर का मनमानी चल रहा है, राशन जो काट रहा है उसे ये करना है। क्या ये सब चीज़ों पे काम हुआ या नहीं? बिल्कुल काम हुआ है। क्या भ्रष्टाचार डीलर के द्वारा राशन नहीं काटा जा रहा? जी काटा जा रहा है, जी। लेकिन मेरे हिसाब से हम तो पूरा ओपन बोले गए हैं। मैं आपको फिर बोलता हूँ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जितना भी डीलर है, जी। एक भी डीलर ये नहीं कह सकता कि कभी मेरे यहाँ से मुखिया जी 1 किलो चावल भी कभी घुस के मामला में या कोई अपना आदमी को कहा होगा कि इसको दे दो। मैंने साफ क्लियर कर दिया है कि जिसका जो हक है आप दीजिए। अगर आपके खिलाफ कंप्लेन आया तो हम सुनेंगे नहीं आपका, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम सिनातान के कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, अगर मेरे कोई भी पब्लिक के साथ अगर गलत हो रहा है, अगर वो उसका अनाज काटा जा रहा है तो आके हमको कंप्लेन करें, हम एकदम तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मुझे शर्म नहीं होगी, क्योंकि मैं घूसखोरी बंद कर दिया हूँ और ना मैं लेता हूँ किसी से। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप चले जाइए, पहले क्या होता था कि अगर किसी को पंचायत में साइन कराना है कोई चीज़ का, मुखिया के पास में, जी, पंचायत में, उससे पैसा लिया जाता था। जन्म में, मृत्यु में, वंशावली में, सब चीज़ में। मेरे यहाँ, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आज 3 साल से अधिक हो गया है, एक भी आदमी पूरे पंचायत में बोल दे कि किसी भी सिग्नेचर को लेके गए हैं तो मुखिया जी ने 10 रुपया भी मांगा होगा या 2 रुपया भी मांगा होगा, लिया होगा? नहीं। देखिए, आप घुसखोरी की बात कर रहे हैं, तो आप जरा ये बताइए कि आपका चुनाव में जब आप एक प्रत्याशी के रूप में थे उस समय भी इस तरह की बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार को मिटाना ये करना है। हाँ। लेकिन आप जरा ये बताइए कि मुखिया जी का सैलरी कितना होता है? कुछ नहीं, सैलरी, उसको सैलरी है ही नहीं, मानदेय है। सरकार के द्वारा कितना है? मानदेय है, सरकार के द्वारा सैलरी है ही नहीं मुखिया का। सैलरी है ही नहीं। नहीं, मानदेय है 2500 5000 मानदेय है। 5000 अगर माना जाए तो 3 लाख होता है पूरा 5 साल का। हाँ। लेकिन ये मुखिया जी के पास कौन सा ऐसी जादुई छड़ी मिल जाती है कि जीतने के 6 महीना या 1 साल बाद जो मुखिया जी मोटरसाइकिल से चलता है वो मुखिया जी 4 व्हीलर पे आ जाते हैं? किसने कह दिया आपको? नहीं कहा किसी ने नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा पब्लिक लोग यहाँ पर है जी। 2006 में जब मैं मुखिया नहीं था, मेरे पास स्कॉर्पियो। देखिए, मैं इस चीज़ का जिक्र इसलिए किया कि आप भ्रष्टाचार के बारे में क्लियर मैं बता रहा हूँ। मेरे पास स्कॉर्पियो था जी। आप मेरे पब्लिक से पूछे, जब हम मुखिया नहीं थे मेरे पास इंडिको था, 2 कार थी, मेरे पास ट्रैक्टर था, मेरे पास 4 गाड़ियाँ थी। और मैं बताना चाहूँ, सुनिए, जब मैं मुखिया बना तो मेरा सब बिक गया। स्कॉर्पियो बिका, ट्रैक्टर बिका, सब कुछ बिक गया। हम बाइक से चले जी, बाइक से चलते रहे। मुखिया के रीजन की बात बता रहा हूँ, ठीक है? कौन कह दिया आज मैं मुखिया हूँ ना? मेरा पर्सनली आपसे सवाल नहीं है, ये तमाम लोगों से है, जितने भी सोच है। मैं बताना चाह रहा हूँ, मुखिया मुश्किल से अगर कोई 10 मतलब 26 पंचायत है तो 5 गरीब आदमी मुखिया बनता है। 5 लोग ऐसा होगा जो गरीब, जो टूटा हुआ है वो मुखिया बनता है। बाकी 25-20 लोग ऐसा मुखिया बना होगा कि जो पहले से मजबूत है जी। पहले से, उसके बाद जमीन जगह जायदाद है। अगर वो मुखिया बना, अगर वो गाड़ी खरीद लिया तो क्या मतलब है? विपक्ष का काम है बोलना कि ये मुखियागिरी का पैसा से कर लिया। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मैं खुद अपने बारे में बोलता हूँ। और भी आप सर्वे कीजिए, मुखिया बनने के बाद मैं बहुत घाटे में हूँ। मेरा अपना, आप एक ही बताइए, आप एक चीज़ जोड़ लीजिए, बता लीजिए। हम तो इतना करते हैं कि साल में अगर कम से कम मेरा लॉस है, अगर हम दूसरा काम नहीं करें, दूसरा बिजनेस नहीं करें तो हमारा परिवार का खर्च नहीं चलेगा। हम तो कहते हैं कि मुखियागिरी में चाय का खर्च उठा ले, पब्लिक को जो चंदा देता है वो उठा ले तो बहुत है। वो भी नहीं हो सकता है, जो चंदा देते हैं हम लोग, वो भी मुखियागिरी का कमाई नहीं है। देखिए, अगर कोई लूट रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है तो वो अलग बात है। देखिए, जब मुखिया जी को जब इस तरह का एक मुखिया बनने में अगर देखा जाए सरकार के द्वारा कोई भी बेहतर सैलरी नहीं है, तो मुखिया जी जब चुनाव के समय, जब चुनाव होता है तो 10 लाख 15 लाख 50 लाख तक खर्च कर देते हैं। क्यों? उसका वो नेता नहीं होगा, उसका सोच बिजनेस करना होगा।
उसको क्या पता, जब बनता होगा तब पता चला होगा। अभी बहुत सारा मुखिया है, बहुत ज़मीन बेचा है, ज़मीन बेच के मुखिया अभी मेंटेन कर रहा है पब्लिकों का। मैं बताऊंगा आपको, व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं नाम तक बता दूंगा कौन कौन मुखिया कितना कितना ज़मीन बेचा है इस बार मुखिया बनने के बाद। अब एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जो राजनीति कभी नहीं किया, जिसको सोच रहा, हम भी मुखिया बने ना, आप पता कर लीजिए। अभी यहाँ मेरा गाँव का लोग है, कोई 1 रुपया हमसे नहीं लिया, फ्री में मुखिया बनते हैं। अगर तेल मोबिल का पैसा खर्च करते हैं तो हम अपना मर्जी से करते हैं। हम अब 10 गाड़ी हमको घुमाना तो मेरा मर्जी है, ये पब्लिक तो हमको पैसा देकर वोट नहीं दिया ना। पैसा खर्च करता है, सही बात है, उसका कंसेप्ट होता है कि हमको बिजनेस करना। मुखिया, उसको क्या पता कि मुखिया बनने के बाद क्या होगा, वो तो मुखिया बना नहीं है। वो सोचता है 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 5 करोड़ कमा लेंगे, वो ये सोच से खर्च कर रहा है, लेकिन खर्च करने वाला मुखिया बनता भी नहीं है। तो अगर कोई खर्च कर रहा है तो अपने मर्जी से कर रहा है। कोई पब्लिक किसी को बोले जाता नहीं कि हमको पैसा दे दो। आप घर पे ले आके किसी को पैसा पहुंचाएगा, पब्लिक क्या करेगा, लेकिन वोट नहीं देती। अगर ऐसा होता तो शाहिद मुखिया बना हुआ नहीं होता। लगातार लोग बोलता था कि इतिहास गवाह है कि एक बार जो बन गया दोबारा नहीं बनेगा। सारा इतिहास को हम बदल दिए, दोबारा क्या तिबारा बन गई। और हमसे कोई पैसा नहीं लेता, बिना पैसा का पब्लिक वोट। आज हम घूम रहे हैं, आज हम सुबह से घूम रहे हैं अपने गाँव में, इंदिरा आवास आया है, लोगों से मिल रहे हैं, समझा रहे कि ठगिएगा मत कहीं। कोई आएगा 10,000 मांग लेगा, दीजिएगा मत, तो पब्लिक किसको वोट देगा? देगा ना हमको। अब जो मेहनत नहीं करता, 5 साल पब्लिक से जुड़े हुए नहीं है, तो इलेक्शन के टाइम में क्या करेगा? उसका कंसेप्ट होता है कि हम पैसा फेंक देंगे, वोट दे देगा। भूल जाए वो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट अगर वो पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाहता है तो पब्लिक बहुत सतर्क हो गया है और पब्लिक बहुत सजग हो गया। आपका पैसा वैसा से चुनाव होने वाला नहीं है। अच्छा, आने वाला 2026 का क्या तैयारी चल रहा है आपका? तैयारी मेरा पूरे 5 साल चलता है। हम चुनाव के समय में कोई तैयारी क्या आप लोगों के बीच रहते हैं? सुनने में आया कि आप जीतने के बाद घर में नज़र नहीं आ रहे हैं, अब तब से ही आप नेपाल ज़्यादा रह रहे हैं अभी। ये तो गलत है। देखिए, जो 75% जो मेरा विपक्ष है उसका क्या काम होगा, ये सब बात बोलना होगा। आप एक चीज़ बताइए, कोई एक पब्लिक ऐसा बताइए कि किसी का पंचायती हुआ होगा, कंसल्ट में मुखिया जी नहीं आया होगा, नहीं हल किया होगा, किसी का कोई समस्या होगा, मुखिया जी नहीं है। हमेशा हम घर में रहते हैं। अब एक बार बताइए, हम मुखिया हैं, सुबह उठे हैं 12 बजे तक हम नाश्ता नहीं कर पाते, 12 बजे तक 1 बजे तक हम अपने दरवाजे पर रहते हैं। अब एक बताइए, आप कहाँ से आए चल के? अगर आपको हम नहीं मिलते तो तकलीफ़ होती ना, मुखिया जी घर पे गए नहीं मिला। तो हम यहाँ बैठे हुए जब हैं तो आप लोगों को क्या पता मुखिया जी कहाँ है? जिसको मुझसे काम है वो तो आ रहा है, वो हमसे मिल रहा है। जिसको हमसे काम ही नहीं है वो हमको हाट में ढूंढेगा, चौक पे ढूंढेगा, शादी में ढूंढेगा, हम वहाँ मिलेंगे उनको। मुखिया काम ये थोड़े कि चौक पे बैठ रहना, लंबा शूटिंग करना। मुखिया काम क्या है? जहाँ दर्द है, जहाँ समस्या, हमको वहाँ जाना है। सुबह उठे हम, सपोज कीजिए सुबह उठे, हम कहीं समस्या आती है, हम वहाँ चले गए, मेरे घर पर लोग आएगा, वो हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा भी समस्या आता है, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि एक ही जगह एक ही दिन 2 घर में शादी है, 3 जगह कहीं पर कोई फंक्शन है, दावत है 3 जगह में, और इसी जगह में किसी एक घर में मातम है, कहीं कोई घटना हो गई, कहीं कोई लड़ाई हो गई है, हम कहाँ जाएंगे? सेम टाइम में 4 जगह जाएंगे? हम तो एक ही आदमी है ना। हम कहाँ जाते हैं? जहाँ समस्या है, जहाँ विवाद हुआ होगा, क्योंकि शादी मेरे बगैर हो जाएगा, फंक्शन मेरे बगैर हो जाएगा, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं होगा। अब वो लोग बोलेगा मुखिया जी को शादी मैंने देखे है, मुखिया जी होगा ही नहीं। तो हम क्या करें? जिसको काम है मुझसे वो हमेशा हम अवेलेबल होते हैं, हमेशा हम रहते हैं।